इसमें है क्वेश्चन, बिहग बिहग फिर चाहक उठे, ये पुंज पुंज में अलंकार है, आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो जी एक आपको पंक्ति दी गई है, बिहग बिहग फिर चाहे चाहक उठे, ये पुंज पुंज में अलंकार बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या विपक्ष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विपक्ष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी नहाय जमुन जल, जो शरीर समश्याम में अलंकार है, आपको इसमें बताना है कि अलंकार कौन से। उत्तरी नहाय जमुन जल, जो शरीर समश्याम में अलंकार है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार या प्रतीक या दीपक अलंकार। ठीक है, जो इसमें राइट आंसर है वो आपको बताना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अनियोगित अलंकार या प्रतीप अलंकार। क्वेश्चन है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना कौन सा अलंकार है। आपको एक पंक्ति दी गई, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अलंकार बताना। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योगित अलंकार या प्रतीप अलंकार। जो अलंकार है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योगित अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है, काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। ठीक है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जाके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, इसमें अलंकार बताना है। आपको एक पंक्ति दी है, जाके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। अन्योगित अलंकार, अपनाहित अलंकार या व्यतिरेक अलंकार या दीपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, नहीं पलाश के पहु ए है जरद अंगार, में अलंकार बताना है आपको। ठीक है, तो अपनुहित अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार या दीपक अलंकार, जो अलंकार है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनुहित अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह है अथवा यह वरदान, निम्नलिखित में अलंकारों में किसका उदाहरण है जी, आपको उदाहरण बताना है। व्यतिरेक अलंकार का, संदेश अलंकार का या विरोधाभास अलंकार का या अपनुहित अलंकार का है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर महेश्वर हरिजन असगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, में अलंकार बताना, एक पंक्ति दी गई है। ठीक है, इसमें तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, दीपक अलंकार, दृष्टांत या प्रतीक। जो अलंकार आपको सही है वो आपको बताना कौन सा अलंकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे छंद का अर्थ होता है, आपको बताना छंद का अर्थ क्या होता है। आच्छादन होता है, नापना, काटना या कोई नहीं। तो छंद का अर्थ क्या होता है, तो छंद का अर्थ होता है आच्छादन होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है, छंद का अर्थ क्या होता है, आच्छादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे कहते हैं, किसका मात्रा एवं वर्गों वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं। अलंकार कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं या गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंद कहते हैं। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब आपको बताना है छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद के प्रकार बताना है आपको। छंद 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 या 5। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद होते हैं आपको 3 प्रकार के, याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना, छंद 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मात्रिक छंद में गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में गणना की जाती है वर्णों की, मात्रा की, यति की या गति की। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है, मात्रा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है दोहा छंद। दोहा छंद कौन सा व्रत है, आपको बताना है दोहा छंद में कौन सा व्रत है, समव्रत, विषमव्रत, अर्ध समव्रत या सभी गलत, ठीक है। तो इसमें आपको बताना जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्ध समव्रत हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 24 होती हैं, 16 होती है, 28 या 16, ठीक है। 24, 26, 28, 16 है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें होती है 16 जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है श्रोटा छंद दोहा छंद का होता है। आपको बताना कि जो श्रोटा छंद है, जो दोहा छंद का कैसा होता है, समान होता है, उल्टा होता है, समानार्थी होता है, कोई नहीं होता है। तो कैसा होता है जी, उल्टा होता है जी, आपको याद रखना है। तो श्रोटा छंद है जी, दोहा छंद का कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुंडलियां, कुंडलियां छंद में पंक्तियां होती हैं। आपको बताना है कुंडलियां छंद में पंक्तियां होती हैं, कितनी पंक्तियां होती हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8। तो कुंडलियां छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 पंक्तियां होती हैं, ठीक है जी, याद रखना है। तो कुंडलीय छंद है, इसमें पंक्तियां कितनी होती है, 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है रोला। रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है। तो आपको बताना है रोला छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है, 8, 7 पे, 11, 13 पर, 16, 12 पे, 13, 11 पर। तो जो राइट आंसर है आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, 13 पर होती है यति, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो रोला छंद में, तो रोला छंद में यति कितनी मात्रा पर होती है, 11, 13 पर होती है, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 15 होती है, 24 होती है, 28 होती है, 31 होती है, ठीक है। कितनी मात्राएं होती हैं, तो हरि गीत का छंद में होती हैं 28 मात्राएं, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हरि गीत का छंद आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे है, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, आपको बताना, उसे क्या कहा जाता है। जिस जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं, छप्पा कहते हैं, हरिगीत का कहते हैं, सबैया कहते हैं या रोला कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है उन्हें, सबैया कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें क्या कहते हैं, सबैया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है। आपको बताना मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है, मालिनी का, कवित का, बरवे का, चौपाई का। तो ये किसका हो जाएगा, ठीक है। तो मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है, आपको बताना कि उपभेद किसका है, उपभेद। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कवित का हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तो मनहरण छंद किस छंद का उपभेद है, कवित का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ था बरबी छंद की प्रत्येक क्षण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना बरबी छंद की प्रत्येक क्षण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो 24 होती हैं, 19 होती है, 28 होती हैं, 16 होती हैं। तो कितनी होती हैं जी, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितनी होती है, 19 मात्राएं होती हैं। तो बरबी छंद की प्रत्येक क्षण में मात्राएं होती हैं 19, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है जी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 15, 16, 12, एक भी नहीं। तो इनमें से आपको बताना है द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 15, 16, 12, इनमें से एक भी नहीं है। तो कितनी मात्राएं होती हैं जी, आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 होती हैं, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। आपको बताएं सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। तो कौन सा रहता है, स्थायी भाव रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो स्थायी भाव क्या सुषुप्त अवस्था में रहता है। नेक्स्ट स्थायी भाव की संख्या है, आपको बताना कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 11 है, 10 है, 8 या 9 है। तो स्थायी भाव की संख्या बताना, तो स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। तो स्थायी भाव की संख्या 11 हो जाएगी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। अब आपको बताना कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की 31, 32, 33, 34।
तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है, मन के विकार को कहते हैं, मन के विकार को कहते हैं अनुभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, संचारी भाव या भाव कहते हैं। तो मन के विकार को क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है, इसमें संचारी भाव है, आपको बताना संचारी भाव है संत्रास, जड़ता, गर्व या सभी। तो आपको बताना संचारी भाव कौन सा है इसमें से। तो इसमें संत्रास, जड़ता, गर्व या सभी, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे जी। संचारी भाव कौन कौन से, सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है, आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है, वीर रस को, बात्सल्य रस को, श्रृंगार रस को या करुण रस को। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को कहा जाता है। क्या किस रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, किस रस में घृणा की अनुभूति होती है, आपको बताना कि किस रस में घृणा की अनुभूति होती है। अद्भुत रस में, बीभत्स रस में या रौद्र रस में या भयानक रस में, किस रस में घृणा की अनुभूति होती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीभत्स रस में। बीभत्स रस में क्या है, घृणा की अनुभूति होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आता आएगा। तो बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा, भयानक, बीभत्स, करुण या भक्ति। तो किस रस के नाम, तो आपको यहाँ पे भय रस का, ठीक है, भय किसका होता है, तो भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है। भय किसका होता है, भयानक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है, आपको बताना है कि सैन्य दल है, ठीक है, सैन्य दल के वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है, वीर रस की, हास रस की, करुण रस की या रौद्र रस की। सैन्य दल मतलब सेना में कौन सा रस होता है, तो वीर रस, हास रस, करुण रस या रौद्र रस। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वीर रस की सहानुभूति होती है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस हो रहता है, आपको बताना है किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है, और रौद्र रस रहता है, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी प्रियजन की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है, तो वहाँ पर करुण करुण रस रहता है, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, निम्न में से श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य, उत्साह, निर्वेद या रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निर्वेद, निर्वेद रस किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना कि अब क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का, वीर रस का, बीभत्स रस का या रौद्र रस का। तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है। तो आपको साहित्य के प्रथम आचार्य कौन थे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8, 10, 9, 11, कितनी मानी उन्होंने, 8 मानी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जी, आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे ना, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको बताना कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, 3, 4, 5। तो अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभव होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर विषयक प्रेम किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना कि ईश्वर विषयक प्रेम किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का, शांत रस का, भक्ति रस का, श्रृंगार रस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर विषयक प्रेम, तो हो जाएगा भक्ति रस का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो विस्मय, उत्साह, वात्सल्यता या कोई नहीं। तो बी अद्भुत का क्या होता है, तो इसका आपको बताना है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है बी विस्मय होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस से पाठक उत्साहित होता है, आपको बताना है कि किस रस से पाठक उत्साहित होता है, रौद्र रस से, शांत रस से, वीर रस से या भक्ति रस से, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। तो किस रस से पाठक उत्साहित होता है, वीर रस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है, आपको बताना कि रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है।
5 4 3 2। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कितने प्रकार से दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार से दी गई है। ठीक है, तो रस की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से दी गई है? 2 प्रकार से। नेक्स्ट है, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? आपको बताना कि बिहारी है ना, ये मुख्यतः किस रस के कवि थे? करुण रस के थे। ठीक है, करुण यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है रौद्र है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, रौद्र रस या भक्ति रस या श्रृंगार। तो बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? आपको बताना कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 22, 30 या 33। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या हो जाएगी 33 हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखना है। तो स्वरों की संख्या कितनी है जी, आपको कमेंट में बताना। नेक्स्ट है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? क्विकनेस, अर्जेंटली, फास्टनेस, एक्सपेंडिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सपेंडिड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। आपको बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? 14 होती है, 16 होती है, 15 होती है, 18 होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामसा है? तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? अभी हमने आपको अगले क्वेश्चन में बताया। तो आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9, 10। तो कितने रसों का उल्लेख किया? 8 रसों का उल्लेख किया। ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए? काव्य शास्त्र में 6, 7, 4, 2। कितने माने गए हैं जी, आपको बताना काव्य शास्त्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 माने हैं। काव्य शास्त्र में रस हास्य के कितने भेद माने गए? 6 माने गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, 35, 36, 37। तो संचारी भावों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 33 हो जाएंगी। ठीक है, 33 हो जाए। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या भी 33 है और संचारी भावों की संख्या भी 33 है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सात्विक अनुभव कितने हैं? आपको बताना सात्विक अनुभव कितने हैं। तो आपको बताना कि सात्विक अनुभव कितने हैं? 2, 4, 6, 8। तो सात्विक अनुभव कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है वीर रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है, जो आपको बताना है वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है उत्साह, रति, हास्य, क्रोध। वीर का क्या होता है? वीर का होता है उत्साह होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार, हास्य, वीर या शांत। तो रसराज हमने बताया किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक, उत्साह, रति या हास्य। तो श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? श्रृंगार का रति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विस्मय। विस्मय कौन सा भाव है? आपको बताना है। संचारी भाव है, स्थायी भाव, विभाव है, अनुभाव है। तो क्या हो जाएगा? विस्मय। विस्मय क्या हो जाएगा? तो संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी भाव होता है। ठीक है, विस्मय क्या है? स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? आपको बताना है कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है। ठीक है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? भयानक रस में, शांत रस में, रुद्र रस में, श्रृंगार रस में। तो माधुर्य गुण होता है श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। आपको बताना कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, घृणा है, क्रोध या उत्साह। तो रौद्र का होता है क्रोध होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। आपको बताना बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, जुगुप्सा।
बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुत्सा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है, आपको बताना कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है। रीति है, रस है, वक्रोक्ति है, अलंकार है। तो आपको जो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रस हो जाएगा। तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, रस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अली अली शब्द का सही युग्म क्या है, भौरा सखी या सदन सदन या दर्शन, दमन दामन, कंधा हिस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अली या अली शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौरा सखी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भौरा सखी हो जाएगा जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपको। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, गरीब दिवस, दोपहर गरीब, दिवस गरीब, सुबह गरीब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिन दिन का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिवस और गरीब, ठीक है। मतलब यहाँ दिन का मतलब होता है दिवस, ठीक है, और दिन का मतलब होता है कि गरीब, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, आपको बताना है। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, गुफा बड़ा गुफा, ठीक है। नेक्स्ट है, देवालय अश्वशाला, घर सवारी, पूजा घर पुजारी, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना। मंदिर मंदिर का क्या होता है, तो मंदिर को अपन देवालय भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या, मदिरा मदिरा को क्या, अश्वशाला बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्म चर्म शब्द का सभी भिन्नार्थक क्या है, सम भिन्नार्थक आपको बताना है। चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या है, चमड़ा, चित्र, अंतिम या चरम। तो इसका क्या, चर्म का चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, चर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है कौन, ला वा रा या बा या रा ला, या रा ला वा, रा या वा ला। तो इसका कौन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या रा ला वा। क्या सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, या रा ला वा, ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा कुक्षी का सही युग्म है, आपको बताना कक्षा या कुक्षी का सही युग्म है। कोख या श्रेणी, ठीक, श्रेणी स्तन, कोक आईना, श्रेणी कोक। तो इसको आपको जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका देखो, कक्षा कक्षा को श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है, और कुक्षी को कोक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रेणी कोक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, जीव मात्र की सेवा करना है, जीव मात्र की सेवा करना है, रा या लावा या रा लावा, वा ला रा या ला रा वा वा। तो जीव मात्र की सेवा करना है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ला रा वा या हो जाएगा, ठीक है। तो जीव मात्र की सेवा करना है हो जाएगा इसका राइट, ला रा वा या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो आपको बताना है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्या शब्द कहलाते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना तत्सम शब्द कौन सा है, पड़ोसी, गोधूल, ठीक, बहु, शहीद। तो आपको बताना इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गोधूम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आपको तद्भव शब्द बताना है, प्रलाप, बैंक, मर्म या मोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द आपको बताना, तद्भव शब्द में से कौन सा हो जाएगा, मोह हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा एक तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है, बानर, बानर का तद्भव रूप है, आपको बताना बानर को तद्भव रूप क्या, बांदर या बांदर या बंदर या बानर। तो बानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, ठीक है। तो बानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तत्सम है, आपको बताना शब्द तत्सम है, अजीब, कोट, खेत या उद्गम, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा उद्गम हो जाएगा जी, क्या है एक तत्सम शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है,
तत्सम तद्भव में। तो दही दही दही, चसु आंख, नृत्य नाच, श्रृंगार या श्रृंगार, ठीक है। तो इसको आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। तो आपको बताएं तत्सम और तद्भव। तत्सम आपको देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चसु आंख ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश में जन्मा शब्द कहलाता है, आपको बताना देश में जन्मा कहलाता है क्या? देशज, आगत, विदेशी, इनमें से कोई नहीं। तो देश में जन्मा को उसको क्या कहती है? देशज कहती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, आपको बताना है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है गिलास, रेल, हवालात या बाड़ा। तो मुस्लिम शासन में आया कौन शब्द होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवालात। हवालात क्या है? मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है, आपको बताना फारसी शब्द का उदाहरण क्या होता है? आवाज, अक्ल, अल्लाह या औरत। तो फारसी शब्द क्या है आपको बताना है। फारसी शब्द हो जाएगा इसमें से आवाज, ठीक है। तो आवाज क्या है? एक फारसी शब्द का उदाहरण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है अलमारी। तो अलमारी शब्द है, आपको बताना कि अलमारी शब्द कौन सा है। तो अलमारी शब्द बताना है आपको पश्तो, फारसी, अरबी या पुर्तगाली। तो अलमारी कौन सा शब्द हो जाएगा? अलमारी हो जाएगा पुर्तगाली शब्द हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा भाषा का शब्द है, आपको बताना है फ्रेंच किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंच बताना है आपको किस भाषा का शब्द है। तो इसके पास आपको ऑप्शन है बहादुर, पठान, अंग्रेजी, रूबल। तो फ्रेंच किस भाषा का शब्द है? इसमें से फ्रेंच बताना है, फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? बहादुर है, पठान या अंग्रेजी या रूबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज। अंग्रेज क्या है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको बताना छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में, यजुर्वेद में, ठीक है। तो कहाँ पर मिलता है जी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, आपको बताना कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? यति में, चरणों में, दोनों में ही या इनमें से कोई नहीं। तो किस में विभक्त रखता है? तो इनमें से होता है दोनों में ही। तो कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? दोनों में ही रहता है विभक्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? मात्राओं हैं, मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ठीक है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं, अर्ध सम छंद कहते हैं, सम मात्रिक छंद कहते हैं, ये सभी कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है, आपको बताना है वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? मात्रिक, वर्णिक, मुक्ति या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मात्रिक हो जाएगा, वीर या अल्लाह किस जाति का छंद हो जाएगा? मात्रिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था घनाक्षरी। घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद कैसा है? मात्रिक है, मिश्र है, वर्णिक है या इनमें से कोई नहीं। तो जी आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्णिक हो जाएगा, ठीक है। घनाक्षरी कैसा छंद है? वर्णिक छंद है, ठीक है। नेक्स्ट है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। आश्चर्यजनक, भयानक, अद्वितीय या अपूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत का क्या होता है? भयानक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, भयानक हो जाएगा। अद्भुत का शब्द का समानार्थी नहीं है क्या? भयानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पापी। पापी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको। निर्दयी, पामर, कुत्सित, अधम या पावकी, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है पापी, ठीक है। पापी के लिए आपको बताना है पापी शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। पापी शब्द का समानार्थी शब्द है निर्दयी। नेक्स्ट है फूल। फूल शब्द यहाँ पे लिखा है शब्द है, फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना है नहीं है। तो मंजरी, पुष्प, सरोज या त्रिशूल क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंजरी। मंजरी क्या? फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? गुलाब, कमल, केवड़ा या कच वृक्ष। तो जो आपको राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल हो जाएगा, ठीक है। कमल क्या है? अरविंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है अरण्य।
अरण्य का पर्यायवाची है देवदारू, अकेला, कानन या हरियाली। तो ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा कानन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असुर। असुर का समानार्थी है, आपको बताना असुर का समानार्थी क्या है। पापी, उदंड, राक्षस या भूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असुर का समानार्थी हो जाएगा राक्षस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आनंद। आनंद का पर्यायवाची है स्पृहा, प्रमोद या प्रमाद या सहकार। तो आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमाद हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन है। ठीक है, तो महिषुर, देवासुर, महेश या पुरंदर। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चपला। चपला का समानार्थी है, आपको बताना कि चपला है, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, दामिनी, ज्वाला, भामिनी या कंजूस। तो चपला का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दामिनी। चपला का समानार्थी हो जाएगा दामिनी। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट, जीव का पर्याय है, आपको बताना जीव का पर्याय क्या है। ठीक है, तो ध्वनि, रसना, जीव या वचन। तो आपको बताना है कि जीव का पर्याय क्या है, तो जीव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसना हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तरंग। तरंग का किसका पर्यायवाची है, आपको बताना तरंग किसका पर्यायवाची, काया का, क्षीण का, ऊर्मी का या प्रकृति का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्मी का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है दास। दास किसका पर्यायवाची है, तो दास बताना आपको किसका पर्यायवाची है, नायक का, सेवक का, किन्नर का, इनमें से कोई नहीं। तो दास किसका पर्यायवाची होता है, सेवक का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवा। शिवा शब्द पर्यायवाची है शंकर का, रिश्तेदार का, अतिरेकी के अलावा का। तो शिवा किसका पर्यायवाची हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो शिवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलावा। तो शिवा किसका सबसे शिवा शब्द पर्यायवाची हो जाएगा अलावा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है शांति। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, आपको बताना शांति शब्द का समानार्थी नहीं है क्या, आकाश, मौन, चुप्पी, नीरवता। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश हो जाएगा। ठीक है, आकाश क्या है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं। नेक्स्ट है मृगेंद्र का पर्याय है, आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो शार्दुल, कुरंग, है या अही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शार्दुल हो जाएगा। ठीक है, शार्दुल क्या है, मृगंग का पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है, आपको बताना सरस्वती का पर्यायवाची क्या, पद्या या अकर्जा, शैलजा या गिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित सरस्वती शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरा क्या है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है पनंग का समानार्थी शब्द है, पनंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, केसरी, ओरग, पिनाक या पिक। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा पनंग का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उरग हो जाएगा। उरग क्या है, पनंग का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, मृगराज, व्याघ्र, तुरंग या मृगेंद्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृगेंद्र। मृगेंद्र क्या है, एक भिन्न अर्थ वाला शब्द है। नेक्स्ट है हिमांशु। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है तो कपीश्वर, रत्नाकार, उत्कृष्ट या कलकंठ। तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हिमांशु का पर्यायवाची हो जाएगा कपीश्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कपीश्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जहानवी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि जहानवी का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, जहासुन, जानने वाली, सुरसरी या संसार। तो जहानवी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है कानन। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना कानन शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। विपिन, अरण्य, जंगल, इनमें से कोई नहीं। तो कारण का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं है जो कानन का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप बताना कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी, दर्शन विलासी या दर्शनाभिलाषी या दर्शन विलासी। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दर्शनाभिलाषी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला तो अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, तो राइट आंसर शुद्ध वर्तनी ऐसा लिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि शुद्ध रूप क्या है। तो शुद्ध रूप आपको बताना है कि किस तरह लिखते हैं। तो पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक, तो सही अर्थ बताना है आपको, कौन सा सही अर्थ है, ठीक है। तो जो सही अर्थ है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैतृक होता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सही रूप क्या है। तो आपको बताना है कि सही रूप क्या है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि या प्रतिनिधि, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिनिधि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है कि जो तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, आगत, विदेशी, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, देशज कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गाड़ी, गाड़ी शब्द है, आगत है, विदेशी है, विदेशज या देशी, तो गाड़ी क्या है, एक देशी शब्द है, ये आपको याद रखना, देशी शब्द हो जाएगा गाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जी आपको बताना है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, उसको आगत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है। मुस्लिम शासन है, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा हो जाएगा, गिलास, हवालात, बाड़ा, रेल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवालात हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताइए। आपको बताना है देशज शब्द का उदाहरण, भात, अन्ना, अन्नत्रास, डोंगी चीला या पैसा बोट या समय मलेरिया, तो इसका राइट आंसर है जो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समय मलेरिया। समय मलेरिया क्या है, ये शब्द समूह है, देशज शब्द का उदाहरण है, ठीक है, समय मलेरिया क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शब्द पारसी शब्द का उदाहरण बताना है आपको, फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो फारसी शब्द का उदाहरण बताना, अक्ल, अल्लाह, औरत या आवाज, फारसी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, आवाज हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना अलमारी, अलमारी शब्द है पुर्तगाली, पश्तो, फारसी या अरबी, अलमारी कौन सा शब्द हो जाएगा, ये आपको बताना, तो अलमारी हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का शब्द है रूबल, बहादुर, अंग्रेजी या पठान, तो फ्रेंच भाषा का शब्द क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज क्या है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे केला, केला का तत्सम शब्द है कदरलिका, केलका, कदली या कदलिका, तो केला का आपको बताना है तत्सम शब्द को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कदली हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या है, हरद, हरिद्रा का, तो हल्दी का या हरद्र का या हरदी, तो इसका राइट आंसर है जो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्रा हो जाएगा, ठीक है, हरिद्रा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है, 3, 6, 2, 5, तो स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 5, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय बताना किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच का, अंग्रेजी का, चीनी का या जापानी का, तो चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा, चीनी भाषा का हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चाय कौन सी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है, आपको बताना कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है, 30, 49, 46 या 47, तो हिंदी में कितने वर्ण हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, ठीक है, मूलतः। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त को छोड़कर तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हो जाएगी 44, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो अक्षर, वर्ण, स्वर, व्यंजन क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, आपको बताना कि अग्र स्वर नहीं है इनमें से, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अग्र स्वर नहीं है, छोटा आ, ठीक है। नेक्स्ट है,
हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार जी आपको बताना है कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो इसमें 3, 5, 7, 2, तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हो जाएंगे, वो 5 प्रकार के हो जाएंगे जी, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वर, अयोगवाय। तो हिंदी में क्या कहलाते हैं, इनको अयोगवाय कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण क्या है, मूर्धन्य, तालव्य, अनुनासिक, कंठ। इनका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा है जी आपको बताना है, ठीक है। छ, ला, हा, सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छ क्या है, एक स्पर्श व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सा और हा व्यंजन है संयुक्त उत्चित और ऊष्म स्पर्श उत्क्षिप्त। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, आपको बताना उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ पर हुआ, आरजू में, जफर में, पढ़ाई में या खसरा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या पढ़ाई में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्ञा ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, संयोग से बना है, आधा जा प्लस अणा, जा प्लस धा, जा प्लस अणा, जा प्लस आधा न्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा जा प्लस अणा से मिलकर ज्ञा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपको कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें डा और अणा जी क्या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अंतःस्थ व्यंजन है, आपको बताना अंतःस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या रा ला हुआ, या रा ला हुआ क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है, कंठाय ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी है जो कंठ से बोली जाती है, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, का, खा, गा, घा, ये क्या है, कंठा ध्वनियाँ, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है, राधा रमण, कंस निकंदन, अचरी अचर, नीरद नीरज, अंबुज अम्बुधि। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है, राधा रमण कंस निकंदन, ठीक क्या हो जाएगा, राधा रमण कंस निकंदन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, देखना, घूरना, जल, नीर, सौंदर्य, खूबसूरती, बेहद, असीम। ठीक है, तो जो राइट आंसर है आपको है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखना और घूरना। देखना और घूरना जी क्या है, वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका, नौका शब्द का पर्याय है, आपको बताना है नौका शब्द का पर्याय क्या है जी, आपको बताना है, ठीक है। तो नौका शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा, तरी हो जाएगा, तरंगणी हो जाएगा, तरीजा हो जाएगा, तिया। नौका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तरी हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, घर, घर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ग्रह, आलय, ग्रह या निलय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे वाला ग्रह हो जाएगा, ठीक है। जे क्या है, पर्यायवाची नहीं है घर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पवन, पवन का पर्यायवाची शब्द है मिलना, आदर, समीर, पूजना। तो पवन का पर्यायवाची क्या है जी, आपको बताना है, ठीक है। तो पवन का पर्यायवाची हो जाएगा समीर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तो पवन का पर्यायवाची समीर होता है। नेक्स्ट है खर, खर का पर्यायवाची शब्द है, खर का क्या हो जाएगा, खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जी आपको बताना, तो खर का पर्यायवाची होता है गधा, ठीक है। फिर ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल, अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन का, पावस का, अनल का, चक्रवात का। तो जी अनिल किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, पवन का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसून, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा का, वृक्ष का, पुष्प का, अग्नि का। तो आपको बताना है प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प का, ठीक है। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नियति, नियति शब्द का समानार्थी शब्द है चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग। तो नियति का बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग हो जाएगा, नियति शब्द का समानार्थी भाग होता है। नेक्स्ट है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है तो बर्ताव और निर्णय, विचार और राय, आचरण और सिद्धांत,
आचार और विचार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आचार और विचार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वो आपको बताना। दक्ष, देवप्रिय, पटु, नागर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रिय। जी देवप्रिय क्या है, चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो वसुमती, धरती, मरीचि, किरण, बाजी, सिंह, बहन, आग, ठीक है। तो जी इसका राइट आंसर है जी आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजी सिंह। देखिए इसका पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, वह क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, अव्यय है, सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर माँ है वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। तो बताना कि घर पर माँ है इस कारक में कौन सी विभक्ति है। तो संबंध है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। घर पर माँ है वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति, अधिकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप, कौन, यह, कोई, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो सो में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है कि जो सो में कौन सा सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें क्या है, जो सो में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है। आपको इसमें क्या बताना, कारक बताना है कि बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है, अपादान, कर्ता, संबोधन या करण। तो इनमें से आपको बताना है कि बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। आपको बताना है पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है। तो इसमें ऑप्शन है अपादान, अधिकरण, करण या कर्म, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, से, पेड़ से, यहाँ पे से आता है तो वहाँ पे कौन सा लगाना, आपको अपादान लगा देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारणासन में कौन सा समास है। आपको बताना है कि मारणासन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, तुरंत समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, ठीक है। तो मारणासन में कौन सा समास हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है। आपको बताना कि पंचानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अधिकरण या द्विगु समास, ठीक है। पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। आपको बताना कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो रमेश, किंचित, निरोग, सदैव। यहाँ पे सदैव गलत लिखा है, सदैव में दो मात्राएं आती है, ठीक है, सदैव में दो मात्राएं लिखती हैं, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो जहाँ पर भी आपको देखना कि वृद्धि संधि पूछे वहाँ पर आपको जहाँ पर जिसमें दो मात्राएं हैं उसको सही राइट आंसर लगा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदैव। इसमें क्या डबल मात्राएं होती है सदैव में, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है व्यायाम, व्यायाम में कौन सी संधि है। आपको बताना है व्यायाम में कौन सी संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है, ठीक है। तो व्यायाम में बताना कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि हो जाएगी, ठीक है जी, आपको याद रखना है। जहाँ पर भी आपको किसी शब्द में आधा अक्षर मिलते हैं तो वहाँ पर यण संधि होती है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निसंतान में संधि है। आपको बताना है निसंतान में कौन सी संधि है। तो निसंतान में आपको बताना है, तो यहाँ पे अभी हमने आपको क्या बताया कि जहाँ पर आधा शब्द आता है वहाँ पर यण संधि होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पर क्या है वहाँ पे यण संधि ना होकर का, जैसे कि अब यहाँ पे व्यायाम, तो इसका व्यय प्लस आयाम करेंगे तो यहाँ पे आधा अक्षर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या निसंतान है, निसंतान को में आप संधि विकसित करेंगे तो
निही प्लस संतान आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे विच्छेद करने पर क्या आता है, विसर्ग आता है, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निर्मोह। निर्मोह का संधि रूप होगा, आपको बताना है निर्मोह का संधि रूप क्या होगा। तो ये आपको निर प्लस मोह, निही प्लस मोह, नी प्लस मुंह और निही प्लस मोह, तो निर्मोह को बताना है। ठीक है, आपका संधि कैसे, संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निही प्लस मोह। तो आपको बताना निर्मोह में कौन सा संधि आ रही है, आपको संधि का नाम बताना, वो कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक में कौन सी संधि है, आपको बताना है एक एक में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसमें एक एक में क्या है, यहाँ पे डबल मात्रा है, गलत छप गया। ठीक है, प्रिंट टाइपिंग करते समय यहाँ पे एक एक में क्या डबल मात्रा है, तो अभी हमने क्या बताया, जहाँ पर भी डबल मात्रा हो किसी शब्द में वहाँ पर कौन सी संधि होती है, तो वहाँ पर होती है वृद्धि संधि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था नवोढा। नवोढा का संधि रूप क्या हो जाएगा, आपको बताना कि नवोढा का संधि रूप क्या है। तो नव प्लस ओडा, नवो प्लस डा, नव प्लस ऊडा या नवो प्लस नवो इक्वल ओडा, यहाँ पे इक्वल नहीं आता है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे नवोढा का संधि रूप बताना है आपको, क्या हो जाएगा नवोढा का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव प्लस ऊडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार। सदाचार में कौन सी संधि है, आपको बताना कि सदाचार में व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या आदि संधि है। तो सदाचार में क्या, सद प्लस आचार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि हो जाएगी। सदाचार में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि रूप होगा, आपको उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना है। उत प्लस ज्वल, उद प्लस जल, उत प्लस जल या उद प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल में कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस ज्वल हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण में संधि है, आपको बताना पर्यावरण में कौन सी संधि है, अयादी संधि है, वृद्धि, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या वृद्धि लिखा है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो वो पर्यावरण में बताना है पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, पर्यावरण में कौन सी संधि है, यण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि बताना है कि आपको क्या, सन्मार्ग में कौन सी संधि है, सन्मार्ग आपको संधि बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए है संत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग या सत प्लस आर्ग या सत प्लस मार्ग, तो सन्मार्ग का संधि रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस मार्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण। रामायण का संधि रूप होगा, आपको बताना कि रामायण का संधि रूप क्या होगा जी, आपको बताना है। ठीक है, तो राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन या रमा प्लस आयन, तो रामायण का बताना, रामायण का संधि रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, आपको बताना कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की, तो खड़ी बोली हो जाएगी कि पश्चिमी हिंदी की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है, तो आपको बताना नेहा गाल तमाचा रमेश, तो आपको करता बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है, तो किसने, रमेश ने कहा कि नेहा के गाल पे तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, उसने पढ़ा था में काल है, आपको बताना कौन सा काल है, उसने पढ़ा था, तो इसमें क्या आधुनिक काल, यहाँ पे गलत लिखा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते हैं, आधुनिक काल, भूतकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं, तो उसने पढ़ा था, यहाँ पर था आ जाएगा, तो मतलब बीत चुका, तो क्या है भूतकाल हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, आपको बताना है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे शब्द सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। ठीक है, तो आपको ये बताना है राम धीरे धीरे पढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन विशेषण, विशेषण का भेद नहीं है, आपको बताना कि जो भेद नहीं है विशेषण का, क्या है विशेषण का भेद नहीं है वो बताना है। ठीक है, पुरुषवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक या गुणवाचक, ठीक है, विशेषण का भेद नहीं है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना है,
तो उसका कोड पुराना था। इसमें पुराना क्या विशेषण है, संप्रदान है, अधिकरण है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण हो जाएगा। तो उसका कोड पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण मतलब बताता है क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है। ठीक है, तो आप इस वाक्य में आप क्या है ये बताना। निजवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु किसका विलोम है, आपको बताना गुरु का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, गुरु का विलोम क्या होता है, तो गुरु का निम्र होता है, लघु होता है, अध्यापक होता है, छात्र होता है। तो गुरु का विलोम क्या होता है, लघु होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है गरल, गरल का विलोम होगा शरबत, जूस, सुधा या जल। तो गरल का विलोम बताना है आपको। तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सुधा क्या है, सुधा गरल का विलोम होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है गत, गत का विलोम होगा विराम, आगत, गर्द या स्वागत। तो गत का विलोम क्या हो जाएगा जी, आपको बताना। तो गत का विलोम हो जाएगा आगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आते कर्कश, कर्कश शब्द का विलोम होगा। अब आपको कर्कश शब्द का विलोम क्या है ये बताना है। ठीक है, कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। ठीक है, तो कर्कश का क्या हो जाएगा, कर्कश का हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना क्या है, कर्कश, कर्कश शब्द दिया तो कर्कश शब्द का विलोम हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होगा, आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, उदार होगा, कृतज्ञ होगा, आज्ञाकारी, निर्दयी होगा। तो कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानन, कानन का विलोम क्या हो जाएगा, शहर, सुनसान, वन या भीड़। कानन का बताना है आपको। ठीक है, कानन का विलोम हो जाएगा क्या, कानन का विलोम हो जाएगा शहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है रिजु, रिजु का विलोम होगा, आपको रिजु का विलोम होता है ना, गोला, घेरा, वक्र, त्रिभुज। तो रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम होता है वक्र होता है। ठीक है जी, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है ना, रित का विलोम होगा, आपको बताना कि रित है, रित का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, सरल, विनीत, दम्भी, अनर्थ। ठीक है, तो रित का विलोम क्या होता है, रित का विलोम होता है अनर्थ। ठीक है, तो अनर्थ होता है, रित का विलोम होता है अनर्थ। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापोय, उहापोह का विलोम होगा क्या, बताना कि उहापोह का विलोम क्या हो जाएगा, अनिश्चित, निश्चित, असमंजस, निराकार। ठीक है, तो ये आपको बताना उहापोह का विलोम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निश्चित हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि उपसर्ग का विलोम होगा, आपको बताना उपसर्ग का विलोम क्या होता है, प्रत्यय, विसर्ग, सर्ग या परसर्ग। तो उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यह लोक, यह लोक का विलोम होगा, आपको बताना यह लोक का विलोम क्या होगा, विलोक, परलोक, भूलोक, ब्राह्मण। तो यह लोक का विलोम क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परलोक हो जाएगा। ठीक है, तो यह लोक का विलोम होता है परलोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आसक्त का विलोम होगा, आपको बताना कि आसक्त है, इसका विलोम क्या होता है, विरक्त होता है, बोलजा होता है, निंदा होता है, आश्रित होता है। ठीक है, तो आसक्त का विलोम आपको बताना है। तो आसक्त का विलोम क्या होता है, तो इसका आसक्त का होता है विरक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आसक्त का होता है विरक्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकीर्ण का विलोम होगा विस्तृत, विकीर्ण, प्रकीर्ण या संकीर्ण। ठीक है, आकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था आरोहण, आरोहण का विलोम होगा तोरण, आराम, अवरोहण या आरोही। तो आरोहण का विलोम क्या हो जाएगा, आरोहण का विलोम हो जाएगा अवरोहण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनत, अवनत का विलोम होगा, आपको बताना है अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, सुनत हो जाएगा, विनत हो जाएगा, उन्नत या अभिनत। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। ठीक है, तो अवनत का विलोम होता है उन्नत, जी राइट आंसर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, वर्षा, तूफान, अकाल। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि होता है। ठीक है, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात का विलोम होगा, अभिजात का विलोम क्या, वंचित होगा, कुलीन होगा, सामान्य होगा, आकुलीन होगा। ठीक है, तो अभिजात का विलोम आपको बताना, अभिजात का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकुलीन हो जाएगा। ठीक है, अभिजात का विलोम होता है अकुलीन, ये याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या था, गत। गत का विलोम होगा, आपको बताना गत का विलोम क्या हो जाएगा। गर्द, विराम, स्वागत, आगत। तो आपको बताना गत, गत का विलोम क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कर्कश। कर्कश का विलोम होगा कठोर, मधुर, विवेकी, विनम्र। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम होगा, आपको बताना कृतज्ञ का। उदार, कृतज्ञ, आज्ञाकारी, निर्दयी। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कानन। कानन का विलोम होगा भीड़, वन, सुनसान या शहर। कानन का विलोम क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, टी राइट आंसर हो जाएगा। जी आपको याद रखना, कानन का विलोम क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है अथ। अथ का विलोम शब्द होगा, अथ का आपको बताना कि अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो वृत्ति, इति, मत या कृति। तो अथ का विलोम आपको बताना है, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन है, वृत्ति हो जाएगा, इति या मत या कृति। तो अथ का विलोम इति होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति होता है। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि। अतिथि का विलोम शब्द है, तो अतिथि का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आतिथेयी। ठीक है, आतिथेयी, आताई, आतप या आतिथ्य। तो अतिथि का विलोम क्या हो जाएगा, तो आतिथेयी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकस्त किसका विलोम शब्द है, आपको बताना अकस्त किसका विलोम, विशद का, संकृत का, शाश्वत का, आसक्त का। ठीक है, तो आसक्त का विलोम आपको बताना है, तो आसक्त का हो जाएगा विषक्त। ठीक है, आसक्त का विषक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झंझावत। झंझावत किसका विलोम है, आपको बताना झंझावत किसका विलोम। तूफान का, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। झंझावत का आपको विलोम बताना, झंझावत का किसका विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तूफान का विलोम क्या हो जाएगा, तूफान का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो झंझावत का पर्यायवाची हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची आपको बताना, तोता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, सुग्गा हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, ये सभी। तोता का पर्यायवाची क्या है, ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रक। चित्रक किसका पर्यायवाची है, हिरण का, बाघ का, ए एवं बी दोनों या ये सभी। चित्रक बताना। ठीक है, चित्रक किसका पर्यायवाची हो जाएगा, चित्रक हो जाएगा, बाघ। बाघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चित्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आता है, वृत्ति किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है वृत्ति किसका पर्यायवाची है। वृत्ति किसका पर्यायवाची, जीविका का, जीव का, याचना का या सभी का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीविका। जीविका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाकिट। प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है, आपको बताना प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है। माचर का, तारा का, पतंग का, जुगनू का। ठीक है, तो ये बताना है आपको किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुगनू। जुगनू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रभाकिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पता है विपिन। विपिन का पर्यायवाची है जंगल, विकास, स्थिरता, बांसुरी। तो विपिन का आपको बताना है, तो विपिन का क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक यार राइट आंसर हो जाएगा, विपिन का पर्यायवाची होता है जंगल। नेक्स्ट है खल। खल शब्द का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची बताना, पाजी, दुष्ट, नीच, ये सभी। तो जी इसका क्या है, खल का पर्यायवाची आपको बताना, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवर। दीवर किसका पर्यायवाची है, आपको बताना दीवर किसका पर्यायवाची है। धोबी का, केवट का, नाई का, चिड़ी मार का। तो दीवर बताना, तो दीवर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो दीवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवट। केवट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दीवर हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है मदन। सलाहका किसका पर्यायवाची है, मदन सलाहकारी किसका पर्यायवाची है। चिड़िया का, कोयल का, कौवा का, कबूतर का। ठीक है, फिर ये आपको बताना है कि मदन सलाहका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो कोयल का। तो कोयल का पर्यायवाची क्या, मदन सलाहका। जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मनोज। मनोज का पर्यायवाची है भरमा, महेश, कामदेव, विष्णु। तो जी आपको बताना। ठीक है, तो मनोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। तो मनोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कामदेव। नेक्स्ट है उत्कंठा। उत्कंठा का पर्यायवाची है उपेक्षा, लालचा, लालसा या उत्पन्न या इनमें से कोई नहीं। तो उत्कंठा का पर्यायवाची है, ये आपको बताना उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लालसा हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची हो जाएगा लालसा। जी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे आख्यान का पर्यायवाची क्या है आपको बताना कि आख्यान इसका पर्यायवाची क्या है। बर्ताव, विज्ञान, अर्वाचीन और उपक्रम। तो आख्यान का पर्यायवाची बताना क्या है, वर्तांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्तांत हो जाएगा। आख्यान का पर्यायवाची होता है वर्तांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपाल। गोपाल में कौन सा समास है, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। ठीक है, तो जब भी हमने आपको क्या बताया था, भगवान के नाम आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्री समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन है शांति दूत में कौन सा समास है, आपको बताना है कि शांति दूत में कौन सा समास है। ठीक है, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। ठीक है, तो शांति दूत में आपको समास बताना कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। शांति दूत में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्भीष में समास है, आपको बताना है दुर्भीष में समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, दुर्भीष में समास आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुपट्टा। दुपट्टा में कौन सा समास है, आपको बताना है दुपट्टा में कौन सा समास है, बहुब्री, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास है। ठीक है, दुपट्टा में आपको बताना है। तो जब भी हमने आपको बताया कि किसी शब्द में संख्या आया स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे होता है द्विगु समास होता है जी, आपको याद रखने से। दुपट्टा में दो आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है संदेह शनि मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, संदेह शनि मधुबन कूप भरे में अलंकार बताना। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अनियोगित अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या रूपक अलंकार है। ठीक है, तो संदेह शनि मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है वीर या आला किस जाति का छंद है, आपको बताना है वीर या आला किस जाति का छंद है, मुक्त है या वर्णिक है या मात्रिक है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, तो वीर या आला किस जाति का छंद हो जाएगा, वर्णिक हो जाएगा। नेक्स्ट है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है शोक, निर्वेद, भय या घृणा। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, घृणा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, घृणा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है क्रोध रस का स्थायी भाव कौन सा है, बीभत्स का, वीर का, भयानक का, रोध का। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो ये बात चल्य हो जाएगा, भक्ति, शांति या करुण। तो हिंदी साहित्य का 9वां बताना है, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, उत्साह, हास्य या शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाए, श्रृंगार का होता है रति होता है। ठीक है जी, याद रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। नेक्स्ट तन पर नहीं लगता पान खाए और अलबत्ता का अर्थ होता है कि तन पर नहीं लगता पान खाए, अलबत्ता का अर्थ होता है बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, एक साथ दो लाभ होना। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। तो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता खान पान खाए अलबत्ता का राइट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की दलाली में मोह काला का अर्थ है, कोयले की दलाली में मोह काले का अर्थ क्या, झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना या व्यापार में घाटा होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बुरे काम से बुराई मिलना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। तो क्वेश्चन है कोयले की दलाली में मोह काला का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो करेला आपती तथा दूजा नीम चढ़ा का अर्थ होता है, एक तो करेला आपती तथा दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे का और बुरे से संगत होना, बुरे का अच्छे से संग होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, बुरे का और बुरे के संग होना। ठीक है, संग होना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं, शब्द शक्ति का भेद नहीं है, आपको बताना कि भेद कौन सा नहीं है, व्यंजना, अभिधा, लक्षण, लक्षणा या रस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो कौन सा है शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस क्या है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा अर्थ क्या है,
पानी फेर देना, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी भरना, नाश कर देने के लिए। तो ये अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी भरना। ठीक है, पानी भरने का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ आपको बताना कि आधा तीतर आधा बटेर का क्या होता है अर्थ। रंग बिरंग होना, उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, तो आपको बताना कि अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या प्रशंसा करना। तो अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोयले की दलाली में मह काले का अर्थ होता है कोयले का व्यापार करना, व्यापार में घाटा होना, झूठ बोलना, बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मह काले का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया, चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ होता है मूर्ख होना, अनुभव होना, मतलबी होना, होशियार होना। ठीक है, तो उड़ती चिड़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव होना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है अनुभव होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ होता है। कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ क्या होता है, तालमेल ना होना, बार बार कथन बदलना, बहुत चालाक होना, तितर बितर होना। ठीक है, तो इसका आपको बताना कोई इरघाट तो कोई वीरघाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालमेल ना होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है, शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना, निश्चित निचले स्तर का कार्य करना, जश्न मनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगत बातें करना। ठीक है, तो हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ होता है कि असंगत बातें करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होने का अर्थ होता है, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, अनुरूप, जोड़ा होना या छिपा हुआ होना। ठीक है, तो अंगूठी, ठीक, तो इसका आपको बताना है कि अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है, क्या अनुरूप जोड़ा होना, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट डपोर शंख का अर्थ है, तो डपोर शंख का अर्थ क्या, डपोर शंख का अर्थ होता है विख्यात होना, कांपने लगन, बेवकूफ होना, सब संबंध छोड़ देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेवकूफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या होता है, कि राम नाम जपना पराया माल का अपना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, तो सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना, दान करना। ठीक है, तो राम नाम जपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखे से धन जमा करना। धोखे से धन जमा करना हो जाएगा राइट आंसर, राम नाम जपना पराया माल अपना। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है उद्देश्य को प्राप्त करना, घोर तप करना। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्म चिन्ह नहीं है, आपको ये बताना कि ब्राह्म चिन्ह नहीं है, निर्देशक चिन्ह, अवतरण, अल्प विराम या पूर्ण विराम। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि जो ब्राह्म चिन्ह नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतरण क्या है, एक ब्राह्म चिन्ह नहीं है। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट, वाक्य के घटक होते हैं कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण। ठीक है, तो आपको बताना वाक्य के घटक क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल का विलोम होता है, सरल का क्या, गरल होता है, दंड, कुटिल या कठोर। तो सरल का विलोम बताना है आपको, सरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो कुटिल होता है। ठीक है, सरल का विलोम कुटिल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुण का विलोम होगा, आपको गुण का विलोम बताना है, लालची, सगुण, विगुण, दोष। तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो गुण का विलोम हो जाएगा दोष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ढाढ़स, ढाढ़स का विलोम होगा तो अपनत्व, सहानुभूति, सांत्वना या त्रास।
तो ढाढ़स का विलोम क्या हो जाता है, ढाढ़स का विलोम होता है त्रास होता है, ठीक है जी, याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झंकृत का विलोम होगा गूंज, हलचल, निशब्द या कंपन, ठीक है। तो झंकृत का विलोम हो जाएगा कि निस्तब्ध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है जीना का विलोम होगा, आपको बताना कि जीना का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जिनमें से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है बारीक, मोटा, पतला या गाढ़ा। तो जीना का विलोम बताना है आपको, क्या जीना का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गाढ़ा हो जाएगा। तो जीना का विलोम क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो जीना का विलोम क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है जंगम, जंगम का विलोम होगा, आपको बताना है जंगम का विलोम होगा स्थूल, स्थावर, स्थिर या इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है। तो जंगम का विलोम बताना है आपको, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन ए है स्थूल, स्थावर, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जातीय का विलोम होगा सामूहिक, विजातीय, सामुदायिक या सजातीय। तो जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, विजातीय होता है, ठीक है। जातीय का विलोम होता है विजातीय, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है चेस्ट, चेस्ट का विलोम होगा विकार, चतुर, निचेष्ट या विचेष्ट। तो चेस्ट का विलोम बताना है आपको, चेस्ट का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट का विलोम हो जाएगा निचेष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट का विलोम क्या होता है, निचेष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रहन का विलोम हो जाएगा, ठीक है। रहन का विलोम क्या हो जाएगा, आग्रह, त्याज्य, अनुकरण या स्वीकार, ठीक है। तो रहन का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्याज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है गौण, गौण किसका विलोम है, आपको बताना है कि गौण का विलोम बताना है, ठीक है। तो गौण शब्द का विलोम क्या है, तो प्रमुख, विद्वान, मूर्ख या लघु। तो गौण का विलोम हो जाएगा प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छ बण किसकी योग से बना है, आपको बताना है छ बण किसकी योग से बना है, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस छ, आधा का प्लस च या आधा का प्लस सा, किसकी योग से बना है, छ छतरी का वर्ण बना है, का आधा का प्लस सा के योग से बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, आपको बताना कि स्वर कौन सा नहीं, ए, उ, आ, या। तो इनमें से आपको जो है स्वर है वो बताना कि जो स्वर नहीं है वो कौन सा है, तो ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अणा क्या है, स्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से पाँच स्वर है, पाँच स्वर कौन कौन से, डा, जा, ई, आ। पाँच स्वर बताना है आपको कौन सा है, ठीक है। जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़ा आ क्या है, निम्नलिखित में से 500 स्वर नहीं है, ठीक है। ये 500 स्वर है, बाकी ये क्या है, निम्नलिखित में से 500 स्वर बताना था। तो 500 स्वर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको बताना है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो बताना है, छा, त्रा, ज्ञा और सा। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो आपको कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ये क्या एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन है, आपको बताना है, तालव्य है, ओष्ठ है, अंतायस्थ या ऊष्म है, ठीक है। तो या, रा, ला, व जी किस तरह के व्यंजन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंतायस्थ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंटोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, आपको बताना कंटोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ता, ए, का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कंटोष्ठ ध्वनि का आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए क्या है, ये कंटोष्ठ ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमदुनी या कुमदुनी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमुदनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, स्रोत, कीर्ति, सर्वोत्तम या सांसारिक। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जो आपको राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। स्रोत क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
यहाँ पे आता है सदियों। सदियों में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी जिस शब्द में दो मात्राएं हों वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर वृद्धि वृद्धि संधि होती है। वृद्धि किसके अंदर आती है, स्वर के अंदर आती है। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें वृद्धि का नाम नहीं दिया लेकिन स्वर का नाम दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो आपको बताना है पवित्र में कौन सी संधि है। ठीक है, पवित्र में संधि का नाम बताना है। तो विसर्ग संधि इसमें बताना है, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि। तो पवित्र में संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि हो जाएगी। पवित्र में सही संधि हो जाएगी अयादि। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इति प्लस आदि, इत प्लस आदि या इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इति प्लस आदि हो जाएगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि। ठीक है, नेक्स्ट है निराशा का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है निराशा का। निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निराहा प्लस आशा या नी प्लस आशा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं प्लस आशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है महोष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महो प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महु प्लस उष्ण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका महोष्ण में इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उष्ण हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में आपको संधि का नाम बताना, कौन सी संधि है परोपकार में। ठीक है, तो वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी, तो जब भी हमने आपको बताया कि जहां पर भी एक मात्रा चढ़ी हो वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है यशोदा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। ठीक है, तो यशोदा में आपको बताना संधि कौन सी हो जाएगी, तो यशोदा में संधि होती है विसर्ग संधि। ठीक है जी, याद रखना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वागतम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो स्वागतम में आपको बताना कौन सी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यण संधि हो जाएगी। स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत प्लस हार के द्वारा शब्द कौन बनेगा, आपको बताना उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। आहार, उतार, उदार या उद्धार। उत प्लस हार के शब्द से कौन बनेगा, उद्धार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनवय। अनवय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अनवय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय या अनु प्लस आय। तो अनवय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनु प्लस आय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आता है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, जो आवा प्रत्यय है जो नहीं है जी बताना है आपको, क्या है आवा प्रत्यय नहीं है। भुलावा, चढ़ावा, लावा या तिखावा में तो नहीं है हो जाएगा, तो लावा में क्या है आवा प्रत्यय नहीं है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है अनुवाद। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, अन, आ, आओ। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग जी आपको बताना है। ठीक है, तो अनुवाद में जो उपसर्ग है वो आपको बताना कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु हो जाएगा। ठीक है, अनु क्या है अनुवाद में उपसर्ग है। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत्य व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत्य व्यंजनों की संख्या कितनी है जी आपको बताना है। ठीक है, तो 42, 50, 28 या 30। तो कृत्य व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 42 हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, कृदंत प्रत्यय किन के साथ जुड़ते हैं, तो जी जुड़ते हैं हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको बताना है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आनी हो जाएगा, ई हो जाएगा या बड़ी ई या धानी। ठीक है, तो सावधानी में आपको प्रत्यय बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी ई हो जाएगा, सावधानी में प्रत्यय कौन हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, नेक्स्ट है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं जी आपको बताना है, क्या कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं, छंद कहते हैं, अव्यय कहते हैं, समास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले
शब्द क्या कहलाती है आपको बताना है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाली शब्द क्या कहलाती है, ठीक है। योग रूढ़ कहलाती है, यौगिक कहलाती है, रूढ़ कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, क्या अनुकरणात्मक नहीं है। हिनहिनाना, फड़फड़ाना, झुठलाना या मिमियाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुटलाना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जुटलाना। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, जुटलाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है मृग नयनी। मृग नयनी में कौन सा समास है आपको बताना है कि मृग नयनी में समास बताना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो मृग नयनी में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा समास है, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महो प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र या महा प्लस इंद्र या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस इंद्र होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना। ता ध्वनि का सही उच्चारण क्या है, ठीक है। तो मूर्धा हो जाएगा, दंत हो जाएगा, तालु हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ता का हो जाएगा दंत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है का वर्ण किसके योग से बना है, का प्लस रा, आधा का प्लस आ, आधा जा प्लस ना, आधा का प्लस सा। का प्लस किसके योग से बना, आधा का प्लस आ के योग से बना हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सा कौन सा व्यंजन है आपको बताना कि सा कौन सा व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। तो सा कौन सा व्यंजन हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है आपको बताना है। वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, उज्ज्वल वाले में, अध्ययन में, अधीन में या आगामी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अशुद्धि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां है आपको बताना। समाज संबंधी अशुद्धियां है, ठीक है। एक तारा, निर्दोष, आत्मपुरुष या एकलौता, ठीक है। तो इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां है, अशुद्धियां बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। तो हलंत संबंधी अशुद्धियां क्या है, नहीं है वो बताना। श्रीमान, बुद्धिमान, सतचित या भविष्यत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। तो जी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं आपको बताना कि चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां किस में है, ठीक है। तो पहुंच, दांत, अंगना या चांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहुंच हो जाएगा, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा, ठीक है। तो योजक चिन्ह बताना है आपको, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा, ठीक है। तो योजक चिन्ह मतलब जो होता है जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है। तो इनके बीच में जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजक चिन्ह एक डैश की तरह होता है बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है संज्ञा के कितने भेद है आपको बताना कि संज्ञा के कितने भेद है, ठीक है। तो जो आपको संज्ञा के भेद बताना कितने भेद है, 7 है, 8 है, 10 है या 5 है। तो संज्ञा के कितने भेद है जी आपको बताना है, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें तो क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना, ठीक है। शवा, घर, श्याम या लंबा है, ठीक। तो इसमें भाववाचक किस कौन सा इसमें हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है आपको बताना, शब्द कौन सा कर्म कारक है, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, हरि मोहन को रुपए देता है। तो इसमें कर्म कारक बताना है, ठीक है। तो कर्म कारक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने हरि को बुलाया। तो कर्म कारक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इनमें से शब्द समूहवाचक संज्ञा आपको बताना, समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, सभा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो समूहवाचक कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभा क्या है, एक समूह होता है सभा में, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है।
जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोरता, सजावट, बुढ़ापे या अपनापन। तो भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 12, 13, कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के कितने भेद होते हैं? ठीक है, धातु के भेद बताना है आपको, कितने होते हैं? 8, 2, 5, 3। तो धातु के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया? तत्सम से हिंदी बनाया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आम, गोमल, घोटक या सूची। तो तत्सम से हिंदी बनाया गया, किसको? आम को बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द कलावाचक या कालवाचक अव्यय है? आपको कालवाचक बताना। वह पेड़ के नीचे, वह कहाँ जाएगा, सोहन उधर गया, अब से ऐसी बात नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब से ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है, दंपत्ति कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? तो चोर का बताना, मौसक हो जाएगा, धनाद हो जाएगा, बेसर हो जाएगा, शशि हो जाएगा। ठीक है, चोर का पर्यायवाची बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूषक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कान कतरन मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, बहुत आदर करना, सोच विचार में पड़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत चालाक होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द है? पतझड़ का अर्थ है बसंत, सर्दी, विस्तार या शीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीष्म में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ग्रीष्म में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सी दीर्घ संधि हो जाएगी? ग्रीष्म में संधि हो जाएगी दीर्घ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थ अलंकार के भेद बताना। ठीक है, 12, 11, 18, 14। तो इसके भेद होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन रस का भेद नहीं है? ठीक है, तो रस का भेद नहीं है, रूपक, उल्लेख या कर्ण भेद है। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा रस का भेद है, तो कर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।